जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं सार्वजनिक प्राप्तियां। सार्वजनिक प्राप्तियां क्या होती हैं, इस पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, समझेंगे एक एक मत को। कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ में आ जाए इसके लिए आपको क्लास में अंत तक रहना होगा, मतलब कि वीडियो पूरा देखना जरूरी है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे कि क्या इसका कॉन्सेप्ट है, तो आप आसानी से परीक्षा में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जब समझ में आ जाए वीडियो को तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। इसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है ताकि सारे वीडियो आप देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सार्वजनिक प्राप्तियों की कि ये होती क्या है। तो सार्वजनिक, यहाँ सार्वजनिक का मतलब होता है सरकार से। ठीक है, सार्वजनिक का मतलब किससे होता है? सरकार से, मतलब कि सरकार की प्राप्तियां, या हम ये कहें कि सरकार की आय, तो ये गलत नहीं होगा। इसके आगे चलकर, मतलब कि इस चैप्टर के बाद हम क्या पढ़ेंगे, बजट पढ़ने वाले हैं। तो बजट के अंतर्गत यदि आप ये समझ लीजिए कि हम बजट वाला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कोई गलतफहमी नहीं होगी, क्योंकि यही चीज फिर हम दोबारा से पढ़ेंगे। तो पहले से बेस क्लियर करके रखिए, तो बजट वाला जो चैप्टर है वह आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सरकार को आय कहां कहां से होती है, तो वो क्या कहलाती हैं? सरकार की प्राप्तियां, जिसे हम सार्वजनिक प्राप्तियां कहते हैं। ठीक है, या पब्लिक रिसेप्ट इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। तो सरकार को जिन चीजों से आय प्राप्त होती है, सरकार को मुख्य रूप से आय कहां से मिलती है? सरकार को मुख्य रूप से आय मिलती है करों के माध्यम से, मतलब कि जो आम लोग कर देते हैं। अब आप यदि कर नहीं देते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि आप कर नहीं देते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि भारत का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जो सरकार को कर ना देता हो। ठीक है, अब ये बात अलग है कि कर का रूप अलग अलग हो सकता है, ये आज हम चर्चा कर लेंगे। देखिए, कर एक अलग टॉपिक है, कर मतलब कि टैक्स। ठीक है, टैक्स पर एक हम सेपरेट क्लास लेंगे और उसमें समझेंगे कर क्या होते हैं, कर की विशेषताएं क्या होती हैं, करों का महत्व क्या होता है, कर कितने प्रकार के होते हैं, इन सब पर हम सेपरेट क्लास लेंगे। आज यहाँ पर करों की बात होगी, लेकिन कर एक अलग टॉपिक है, उसको अलग रखना है। ठीक है, यहाँ पर प्राप्तियों की बात हो रही है कि सरकार को आय किन किन माध्यमों से प्राप्त होती है, तो उन माध्यमों की आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ। ठीक, तो सबसे पहले क्या कर दें, सरकार को जो प्राप्तियां होती हैं उन्हें दो भागों में बांट लिया जाता है। पहला भाग है राजस्व प्राप्तियां और दूसरा भाग है पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, अब इन्हें यहाँ पर बांटने का क्या तात्पर्य है, आप सोचेंगे समझेंगे, आपके दिमाग में यदि ये प्रश्न उठ रहा है कि ऐसा विभाजन करने की क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता, तो आप इस प्रकार से समझते हैं कि आपकी आय कहाँ से होती है? या तो आप कहीं पर काम करोगे या नौकरी करोगे तो आपको आय प्राप्त होगी। ठीक है, यदि आपकी आय होती है तो वो आपकी कैसी होती है? जिसके प्रति आपको देयताएं उत्पन्न नहीं होती। देयताएं मतलब कि, या फिर देनदारी उत्पन्न नहीं होती। आपने काम कर दिया है, उसके बाद आपको आय प्राप्त हुई है, अब उसके बदले में आपको कुछ नहीं देना है। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत यदि आपकी जो आय है वह कम पड़ जाती है, आपका उससे मासिक खर्च नहीं चल पाता है, तो आप क्या करते हो? फिर उधारी भी लेते हो, लोन भी लेते हो। तो ये जो लोन होता है ये क्या करना पड़ता है? वापस रिटर्न करना पड़ता है। यहाँ पर आपकी एक देयताएं उत्पन्न होता है, एक दायित्व उत्पन्न होता है कि आपको उसे लौटाना है। ठीक, इसी आधार पर यहाँ पर जो सार्वजनिक प्राप्तियां हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक राजस्व आय, दूसरी पूंजीगत आय। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियां, देखिए इसकी परिभाषा जो मैंने लिखी है वही इसकी विशेषताओं में भी आप लिख सकते हैं। किस प्रकार से? राजस्व प्राप्तियां वह प्राप्तियां होती हैं जिनके द्वारा सरकार की संपत्तियों में वृद्धि होती है, लेकिन दायित्वों में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, राजस्व की प्राप्तियां कौन कौन सी प्राप्तियां होती हैं? राजस्व की सीधा सा अर्थ हमें ये लगा के रखना है, कॉन्सेप्ट ये है इसका कि जिन मदों के माध्यम से या जिन माध्यमों से सरकार को आय प्राप्त होती है, उन माध्यमों को एक राजस्व प्राप्तियों के नाम से जाना जाता है, और इनके द्वारा जो आय प्राप्त होती है सरकार को, उसके प्रति सरकार का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता। मतलब यदि सरकार को आय मिली है तो वह उसकी संपत्ति में वृद्धि करेगी, ना कि उसे लौटाएगी। ठीक है, मतलब लौटाने की जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं होती है। तो ऐसी प्राप्तियां कहलाती हैं राजस्व प्राप्तियां। इसमें क्या लिखोगे परिभाषा में? वह प्राप्तियां जिनके माध्यम से या जिनके द्वारा सरकार की संपत्तियों में तो वृद्धि होती है, लेकिन दायित्वों में वृद्धि नहीं होती, तो ऐसी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है।
दूसरी ओर है पूंजीगत प्राप्तियां। अब पूंजीगत प्राप्तियां, जैसे हमने हमारा लोन समझ लिया कि यदि हम लोन लेंगे तो उसे लौटाने का दायित्व क्या होगा, उत्पन्न होगा, मतलब लौटाना है। अब यदि सरकार की ये वाली आय कम पड़ जाती है, ठीक है, ये मान लीजिए ये मासिक आय है, ये आय यदि कम पड़ जाती है तो सरकार फिर दूसरी जगह से भी आय लेती है ताकि अर्थव्यवस्था का संचालन ठीक हो सके। तो इनके माध्यम से जो आय मिलती है इसके प्रति क्या होती है, सरकार की जिम्मेदारी उत्पन्न होती है कि उसे लौटाना है। तो देखिए, वह प्राप्तियां जिनके द्वारा सरकार के दायित्वों में वृद्धि होती है तथा संपत्तियों में कमी होती है। क्या होती है, संपत्तियों में कमी होती है। अब ये कमी वाला कॉन्सेप्ट हम समझ लें कि कमी कैसे हो जाती है। ठीक है, यदि प्राप्त कर रही है तो फिर कमी कैसी होगी, कमी ऐसे होगी, देखिए हम हमारे ऊपर लेके चलते हैं। आपकी आय यदि 10,000 रुपये है, ठीक है, तो 10,000 रुपये से यदि आपका ये कौन सी आय है, ये मान के चलिए ये आपकी राजस्व आय है, राजस्व आय आपकी 10,000 रुपये है, तो इससे तो आपकी संपत्ति बढ़ी कि आपकी आय बढ़ गई है 10,000। लेकिन यदि ये पूरी नहीं होती है, आपका महीना इससे नहीं कटता है, तो फिर आप क्या करेंगे, लोन लेंगे। ठीक है, लोन लेंगे और मान लीजिए ये लोन आपने 5 साल के लिए ले लिया है। ठीक, अब 5 साल में आपको ये लोन चुकाना है, तो उसका ब्याज यदि आता है, ब्याज मान लीजिए 200 रुपये या 1,000 रुपये मंथली आपको ब्याज देना है, तो क्या होगा, आपकी जो आय होगी, आपकी आय मतलब कि सैलरी से जो आय मिल रही है उसमें से 1,000 रुपये आप प्रति माह काटते जाएंगे। ठीक है, आपको जमा करना पड़ेगा लोन, तो उससे आपकी संपत्ति में क्या हो रही है, कमी हो रही है। वैसे ही यहाँ पर सरकार की जो संपत्ति होती है उसमें तो कमी होती है, ठीक है, और दायित्वों में वृद्धि होती है। एक प्रकार से क्या हो जाता है, सरकार क्या हो जाती है, ऋणी हो जाती है, उसको ऋण लौटाना पड़ेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। चलिए अब इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या आता है। तो सबसे पहले हम राजस्व प्राप्तियां देखें, तो राजस्व प्राप्तियां मतलब कि वह प्राप्तियां जिससे सरकार की संपत्ति तो बढ़ती है लेकिन किसी प्रकार का दायित्व उत्पन्न नहीं होता। ठीक, ये बात याद रखना। इसमें आते हैं भैया सबसे पहले कर। ठीक, इन्हें भी दो भागों में बांट दिया है। एक कर आगम, मतलब कर भी यदि हम सरकार को कर देते हैं तो उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं करते कि सरकार हमें ये चीज़ देगी। ठीक है, अब सरकार भले ही कोई योजना लेके आए तो हो सकता है कि उस योजना का लाभ आपको मिले या ना मिले। ठीक है, तो उसका कोई तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि आपने सरकार को टैक्स दिया है, उसके बदले में सरकार की कोई देयता उत्पन्न नहीं होती है, कोई देनदारी उत्पन्न नहीं होती। ठीक, तो इसमें आते हैं सबसे पहले प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब यहाँ पर एक बात मैं समझा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट हम जब कर का चैप्टर करेंगे, कर वाला टॉपिक करेंगे, तो वहाँ पर भी क्या होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। कर मतलब कि टैक्स। ठीक है, अब सरकार टैक्स लगाती है तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि देश का प्रत्येक नागरिक क्या करता है, कर का भुगतान करता है। अब ये चीज़ यहाँ पर समझिए कैसे भुगतान करता है। ये क्या है, ये है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर देखिए, इसे इस प्रकार से समझिए आप कि जब किसी व्यक्ति पर हम कर लगाते हैं, ठीक है, या किसी व्यक्ति पर यदि सरकार जो है वह कर लगाए तो उसको बोला जाता है कराघात। क्या बोला जाता है, कराघात। ठीक है, मतलब कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया है उस पर क्या हुआ है, कराघात हुआ है। और अब यही व्यक्ति यदि इसका भुगतान करता है तो क्या हो जाएगा फिर, करापात। क्या कहलाएगा वो, करापात। ठीक है, कराघात और करापात। यदि किसी एक व्यक्ति पर कर लगा है, ठीक है, तो उसी पर कहा जाएगा कराघात हुआ है। और यदि वो ही व्यक्ति उसका भुगतान कर दे, सरकार को टैक्स जमा कर दे, तो वो कहलाता है करापात। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिए कि प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। प्रत्यक्ष कर मतलब कि जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया है, यदि वही व्यक्ति क्या कर दे, टैक्स भुगतान कर दे, टैक्स का जमा कर दे, तो जिस व्यक्ति पर कराघात एवं करापात दोनों पड़ते हैं, ठीक है, मतलब उसी पर टैक्स लगाया गया है, उसी को भुगतान करना है, तो वह कर कहलाते हैं कौन से, प्रत्यक्ष कर। ठीक है, मतलब जिस व्यक्ति पर लगाया गया है उसी को उसका भुगतान करना है। ठीक है, इसका उदाहरण है आयकर। ठीक है, जैसे कि आय, अब आय कर सभी लोग नहीं देते हैं। जिसकी आय, सरकार ने कई स्लैब बना रखे हैं कि 10 लाख की जिसकी आय है उसको कितना टैक्स देना है,
15 लाख की आय है उसको कितना टैक्स देना है, 20 लाख की आय है उसको कितना टैक्स देना है। सबका दर जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी दर भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मतलब प्रत्यक्ष कर का सबसे अच्छा उदाहरण है कौन सा, आयकर यानी इनकम टैक्स। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्या है, अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, हमने जैसे यहां पर समझा कि जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाए उसको क्या कहते हैं, कराघात, और जो व्यक्ति भुगतान करता है उसको क्या कहते हैं, करापात। ठीक, अब अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है कि इसका कराघात तो किसी एक व्यक्ति पर पड़ता है। कराघात किस पर पड़ता है, एक व्यक्ति पर। ठीक है, लेकिन इसका जो भुगतान होता है वो स्वयं व्यक्ति नहीं करता बल्कि दूसरे लोगों पर हस्तांतरित कर देता है। दूसरे लोगों पर हस्तांतरित मतलब कि इस प्रकार से समझिए इसको, जैसे उत्पादक है। ठीक, उत्पादक क्या करते हैं, उस पर सरकार उत्पादन शुल्क लेती है, उत्पादन कर लेती है उत्पादक। ठीक, अब ये जो उत्पादक है ये क्या करेगा, उत्पादन करता है तो इन पर सरकार क्या करती है, टैक्स लेती है कि आप जितना उत्पादन कर रहे हो उससे लाभ कमाओगे तो सरकार को टैक्स आपको देना चाहिए। तो सरकार उत्पादन शुल्क लगाती है, उत्पादन कर लगाती है। लेकिन ये जो उत्पादक होता है ये स्वयं से इसका भुगतान नहीं करता, ये अपने टैक्स का हस्तांतरण किस में कर देता है, अपने ग्राहकों पर। किस पर कर देता है, जिस भी वस्तु का वह निर्माण कर रहा है उस वस्तु के उपभोक्ता को वो टैक्स देना होता है। कैसे देना होता है, देखिए जैसे कि आप मान के चलिए साबुन यहाँ पर हम ले लेते हैं, साबुन का आप प्रयोग करते हैं। ठीक, बाजार से आप साबुन खरीद के लाते हैं, मान लीजिए कितनी कीमत रहती है उसकी, 20 रुपए की जैसे कीमत रहती है। तो 20 रुपए में सरकार का जो टैक्स है वो भी क्या रहता है, सम्मिलित रहता है। एक उदाहरण समझ लीजिए, यदि आप साबुन का प्रयोग करते हैं तो उसका जो प्राइस टैक्स रहता है, प्राइस का जो टैब लगा रहता है उस पर ये देखिएगा, उस पर लिखा रहता है MRP। यदि उसकी कीमत 20 रुपए है तो इस प्रकार से लिखी होगी। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ एक लाइन और लिखी रहती है, क्या लिखी रहती है, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, इंक्लूडेड ऑल टैक्स। ठीक, ये लाइन और लिखी रहती है, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस मतलब जितने भी कर सरकार ने लगाए हैं वो सभी कर किस में शामिल है, इस साबुन की कीमत में सम्मिलित है। अब समझ में आया कि आप किस प्रकार से टैक्स देते हैं। ठीक है, यदि आप जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े आप खरीदते हैं तो इसकी कीमत में भी सरकार का टैक्स सम्मिलित होता है। ठीक है, इसके अलावा आप कोलगेट खरीदते हैं उस पर भी सरकार का टैक्स सम्मिलित होता है। दाल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, कुछ भी आप मार्केट से खरीदेंगे उसकी जो कीमत निर्धारित है उस कीमत में सरकार का टैक्स क्या होता है, सम्मिलित होता है। आप उसका उपभोग करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि हमारी आय कम है हम टैक्स नहीं देते, तो ऐसा नहीं है। प्रत्येक नागरिक, ठीक है, प्रत्येक नागरिक चाहे वह दिन का 300 रुपये कमाता है वो क्या करता है, टैक्स देता है। आप वस्तुओं का उपभोग करते हैं मतलब कि टैक्स देते हैं। तो इन सभी से क्या होती है, सरकार को आय होती है, इसके बदले सरकार आपको कुछ लौटाती है क्या, नहीं लौटाती। ठीक, तो ये कौन सी प्राप्ति है, राजस्व प्राप्ति, जिसके द्वारा सरकार की संपत्ति तो बढ़ती है लेकिन किसी प्रकार का दायित्व उत्पन्न नहीं होता। ठीक, ये तो हो गए कर। कर कई होते हैं, कई सारे कर होते हैं। सीमा शुल्क हो गया, आय उत्पादन कर हो गया, बिक्री शुल्क हो गया, आयात निर्यात शुल्क हो गया। जब हम कर पढ़ेंगे तब उसका विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी हमने कर समझ लिया कि दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। ठीक, इन करों से जो सरकार को आय होती है वो राजस्व प्राप्तियों में जाती है, सरकार की उससे आय बढ़ती है, ये ध्यान रखना। इसके बाद देखिए अब होते हैं गैर कर। गैर कर आगम, गैर कर आगम भी क्या होते हैं, सरकार की प्राप्तियों में होते हैं सम्मिलित। मतलब राजस्व प्राप्तियों का दूसरा भाग कौन सा है, गैर कर प्राप्तियां। गैर कर मतलब कि जो करों के माध्यम से प्राप्त नहीं होता है लेकिन सरकार उससे आय कमाती है। कैसे कमाती है, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्याज प्राप्ति की। किसकी, ब्याज प्राप्ति की। सरकार जो लोन वितरित करती है उससे क्या होता है, ब्याज मिलता है। यदि आपकी आय ज़्यादा हो जाती है तो आप क्या करते हैं, कुछ या आप हो सकता है किसी को उधार दे दें, यदि आपके पास पैसा है तो आप ब्याज सहित उससे वसूल सकते हैं। तो जो ब्याज आप लेंगे उससे आपकी आय बढ़ेगी। उसी प्रकार सरकार क्या करती है, कई संस्थाओं को लोन देती है।
ठीक है, क्या करती है, लोन का वितरण कर देती है। लोन का वितरण करेगी तो उससे क्या मिलेगा, और सरकार को ब्याज प्राप्त होगा। इसके अंतर्गत देखिए क्या हो जाता है, इसके अंतर्गत जैसे कोई संस्था को, जैसे आरबीआई को लोन दे दिया, किसी व्यापारिक बैंक को लोन दे दिया, कोई सरकारी कंपनी को लोन दे दिया, तो वहां से जो ब्याज प्राप्त होगा उससे सरकार की आय बढ़ेगी। ठीक, अब इसके बदले में कोई दायित्व उत्पन्न होगा क्या, नहीं होगा। सरकार को ये ब्याज लौटाना है क्या, नहीं लौटाना है। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये दायित्व उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी संपत्ति में वृद्धि हो रही है, किसकी, सरकार की। ठीक, दो ही बातें याद रखना है कि संपत्ति में तो वृद्धि होती है लेकिन कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता, कोई लौटाना नहीं होता। इसके बाद देखिए लाभ की प्राप्तियां। अब लाभ कहां से मिलता है सरकार को, आप सोचते हो करों के द्वारा ही लाभ मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं रहता। सरकार भी क्या करती है, कई सारी कंपनियां लगा के रखी है। आपने भेल सुना होगा, BHEL, ये क्या है, सरकारी कंपनी है। BSNL, ये आपने सुना है, ये क्या है, सरकारी कंपनी है। रेलवे, ये क्या है, सरकारी कंपनी है। बैंक, ये क्या है, सरकारी है। इन सभी की जो आय होती है, इन सभी को जो सबसे आखिरी में लाभ प्राप्त होता है, लाभ मतलब कैसा, जितने कंपनी में कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी आय देने के बाद, उनकी सैलरी देने के बाद, जितना कच्चा माल लगा है उसका भुगतान करने के बाद, जितने टैक्स लगे हैं उनका भुगतान करने के बाद जो शुद्ध लाभ बचता है, वो लाभ यदि सरकार को मिलता है तो उसे सरकार को किसी को लौटाना है क्या, नहीं लौटाना। सरकार की क्या हो रही है, संपत्ति बढ़ रही है। ठीक है, कोई देयता उत्पन्न हो रही है, नहीं हो रही है। तो कंपनियां जो लाभ प्राप्त करती हैं, सरकारी कंपनियां जो लाभ प्राप्त करती हैं, वो उससे क्या होती है, सरकार की आय बढ़ती है। तो ये भी प्राप्ति है, सार्वजनिक प्राप्ति है कि नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, विदेशी अनुदान। विदेशी अनुदान क्या होता है, जैसे कि दूसरे देशों से क्या मिल जाए, पैसा मिल जाता है। कैसा मिल जाता है पैसा दूसरे देशों से, दूसरे देशों से देखिए कभी कभी क्या होता है, कई आपातकाल की स्थिति आती है। देखिए जैसे कि भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, कुछ भी घटना घटती है, प्राकृतिक घटना घटती है, जिससे दूसरे लोग क्या होते हैं, दूसरे देश जो होते हैं वह प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब कि कई हमारे देश के अंतर्गत तो मानव क्षति भी होती है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी बिगड़ जाता है, तहस नहस हो जाता है। तो उसे सुधारने के लिए कई लोग क्या करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं और बहुत सारा पैसा वैसे ही दे देते हैं। कैसे दे देते हैं, अनुदान सहित दे देते हैं कि ठीक है आप इससे क्या कीजिए, आपके देश में जो हालत खराब हुई है उसको आप सुधार लीजिए। ठीक, तो अनुदान के रूप में दे देते हैं, सहायता राशि जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो इस सहायता राशि से सरकार को आय तो मिलती है ना, ये सरकार को तो आय प्राप्त हो जाती है और कोई देनदारी नहीं होती। सरकार को ये पैसा लौटाना नहीं है, यदि लौटाना होगा तो वो किस में चला जाएगा, फिर ऋणों में चला जाएगा। ठीक है, तो ये पैसा सरकार को लौटाना नहीं होता है, तो ये क्या पहुंच जाता है, आय में पहुंच जाता है, कोई देनदारी उत्पन्न नहीं होती है, सरकार की संपत्ति इससे बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद देखिए विभिन्न प्रकार के शुल्क, विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, शुल्क होते हैं जो सरकार हम सभी से वसूलती है और हम उनको भुगतान करते हैं। कैसे भुगतान करते हैं, आप कोई भी सरकारी सेवा का प्रयोग करेंगे तो उसका भुगतान करते हैं। जैसे कि आप अस्पताल में जाओगे, सरकारी अस्पताल जो होता है, ठीक है, सरकारी अस्पताल में, सरकारी हॉस्पिटल में क्या होगा, जैसे कि 10 रुपए की पर्ची कटती है, 10 रुपए की पहले आप पर्ची लेंगे, उसके बाद सरकारी डॉक्टर से चेकअप कराएंगे, चेकअप करने के बाद डॉक्टर दवाई लिख देगा, उसके बाद आप दवाई ले सकते हैं। तो ये 10 रुपए का जो भुगतान है ये क्या है, हॉस्पिटल का शुल्क है। किसका शुल्क है, सरकारी इलाज का शुल्क है। ठीक है, अब 10 रुपए है, 20 रुपए है, वो हमें अभी कंफर्म नहीं है, ना ही मैं अभी गया हूं सरकारी अस्पताल में इस प्रकार से। ठीक है, मैंने केवल उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया है, ये हो सकता है 50 भी हो या 20 भी हो, ठीक, जो भी हो, लेकिन क्या होता है, इससे सरकार को आय होती है। अब आप कहेंगे सरकार को 20 रुपए से क्या आय होगी, 10 रुपए से क्या आय होगी, आप अपना मत सोचिए। ठीक है, देश में कितनी जनसंख्या है, यदि उसमें से 50% जनसंख्या भी, जैसे कि 135 करोड़ की जनसंख्या है लगभग अभी, तो 135 करोड़ में से यदि ये मान के चलिए 70 करोड़ लोग भी, इससे तो ज़्यादा ही है आंकड़ा, सरकारी हॉस्पिटल का प्रयोग करते हैं, और एक साल में यदि 1 करोड़ व्यक्ति, एक महीने में यदि 1 करोड़ व्यक्ति क्या कर रहे हैं, 20 रुपए की पर्ची कटा रहे हैं, तो 1 करोड़ का 20 से इंटू कर दीजिए, कितना निकल के आएगा। ठीक है, एक शून्य बढ़ जाएगी कि नहीं, और क्या हो जाएगा, 20 से करेंगे तो दुगना भी हो जाएगा।
एक शून्य बढ़ेगी, साथ साथ दुगना भी हो जाएगा। तो ये जो आंकड़ा निकल के आएगा वो ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको आपके हिसाब से कम लगता है कि एक व्यक्ति के लिए कम है, लेकिन सरकार को इससे बहुत आय प्राप्त होती है। तो एक तो ये सरकारी सेवा का शुल्क हो गया। इसके बाद देखिए, लाइसेंस आप बनवाते हैं, लाइसेंस के लिए पैसा जमा करना पड़ता है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवाएंगे तो उसका शुल्क भी सरकार को देना पड़ता है। इसके अलावा आप बंदूक रखते हैं तो उसका बंदूक का भी लाइसेंस आपको बनाना पड़ेगा, ठीक, उसका शुल्क भी सरकार के पास जाता है। इसके बाद आप जैसे कि दुकान खोलते हैं तो दुकान के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो उसका शुल्क भी कहाँ जाएगा, सरकार के पास जाएगा। कई सारे शुल्क, पानी का यदि आपके शहर में या गांव में पानी की व्यवस्था है और सरकार उसका क्या करती है, भुगतान करती, सरकार आपको सप्लाई करती है तो उसकी भी पर्ची कटती है महीने की, वो भुगतान भी कहाँ जाता है, सरकार के पास जाता है। बिजली का बिल, यदि सरकारी कंपनी है तो लाभ किसको होगा, सरकार को होगा, ठीक है। तो कई सारे जो शुल्क होते हैं जो हम भुगतान करते हैं, इनसे भी सरकार को आय मिलती है। अब ये देखिए, ये क्या है, नेसेसरी है, ये कर के द्वारा प्राप्त नहीं हो रही है, तो ये क्या है, गैर कर आगम, ठीक है। क्या है ये, गैर कर आगम, और ये कर आगम, इसे कर के द्वारा निश्चित तौर पर भुगतान करना है। इसके अलावा देखिए, दंड का शुल्क, दंड का शुल्क क्या होता है, जैसे कि आप दंड शुल्क, ये क्या होता है, ये मान लीजिए जैसे आप बिना हेलमेट और बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाते हैं और यदि ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेती है तो उसके बाद जो शुल्क आपको देना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, दंड शुल्क, ठीक है। और ये क्या इसलिए लगाया जाता है सरकार के द्वारा कि लोगों में अनुशासन हो, लोग ज़्यादा क्या ना करें, गलत प्रक्रियाएं ना करें, संसाधनों का गलत उपयोग ना करें, इसलिए सरकार ये लगाती है एक प्रकार से अनुशासन स्थापित करने के लिए, ठीक है। सरकार का उद्देश्य अच्छा होता है, बस हमें थोड़ा सा सजग होना चाहिए, ठीक। तो ये जो शुल्क लगता है ये भी कहाँ जाता है, सरकार के पास जाता है, ठीक है। तो ये जो इतना जो सेक्टर था ये हमने समझ लिया, ये किसका है, राजस्व प्राप्तियों का, ठीक। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियों में हमने क्या लिया है, पूंजीगत प्राप्तियों की क्या परिभाषा है, जिन प्राप्तियों के माध्यम से सरकार की संपत्तियां, मतलब आय बढ़ती तो है लेकिन क्या हो जाता है, दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं तथा संपत्तियों में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, संपत्तियों में कमी हो जाती है। अब किस प्रकार से कमी हो जाती है वो जरा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्या है हमारा, जैसे कि ऋणों के द्वारा आय यदि सरकार करती है, सरकार क्या करती है, लोन यदि लेती है, लोन यदि लेगी तो जैसे हमने हमारे ऊपर समझ लिया कि हमें प्रतिवर्ष क्या करना है, उसका भुगतान करना है। यदि हम मासिक भुगतान करते हैं तो मासिक ब्याज के साथ एक किस्त जमा कर देते हैं। वही प्रक्रिया सरकार की भी रहती है। सरकार यदि लोन लेती है तो सरकार को भी उसका भुगतान करना पड़ता है, लेकिन इससे उसकी आय भी कम हो जाती है और देनदारी भी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार के दायित्व भी उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं, इसके बदले आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है, और संपत्ति भी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि अब देखिए, जैसे विश्व बैंक से लोन लेती है तो ये भुगतान करना पड़ता है। इसके बाद आरबीआई से लोन लेती है तो भुगतान करना पड़ता है। कोई व्यापारिक संस्था से लोन लेगी तो भी उसका भुगतान करना पड़ेगा, ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा। तो दायित्व तो उत्पन्न होता ही है, साथ में जो संपत्ति होती है वह कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, अब मान लीजिए सरकार का यहाँ 2000 रुपये कर प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 2000 रुपये राजस्व से प्राप्ति है। सरकार ने यहाँ पर 1000 रुपये के क्या ले लिए हैं, लोन ले लिए हैं, तो सरकार की टोटल आय कितनी हो गई है, 3000, ठीक है। लेकिन अब ये 2000 रुपये जो आय प्राप्त हो रही है, इसमें से यदि मासिक मान लीजिए यहाँ पर 100 रुपये का क्या कर रहा है, ब्याज का भुगतान हो रहा है, तो ये 100 रुपये किस में से कम हो रहा है, इस आय में से कम हो रहा है, जिसमें से कि सरकार को कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होता है बल्कि संपत्तियों में वृद्धि होती है। तो वो जो वृद्धि हो रही है वो कम हो रही है, 100 रुपये प्रति माह यहाँ से घटता जाएगा तो कितना बचेगा, 1900, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो संपत्ति तो कम होती है और जो दायित्व होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक। तो ऋणों में यही हाल रहता है। यदि व्यापारिक बैंकों से, विश्व बैंक से, आरबीआई से सरकार किसी से भी लोन लेती है तो फिर उनका क्या होता है, दायित्व उत्पन्न हो जाता है। हमें केवल ये समझना है कि सरकार को इनसे आय प्राप्त होती है, सरकार यहाँ से लोन ले सकती है,
ठीक है, वहां से आय प्राप्त कर सकती है, अपने खर्च चला सकती है। इसके बाद चलिए दूसरा है प्रतिभूतियों से आय। ठीक है, अब प्रतिभूतियों से आय कैसी होती है? प्रतिभूतियों के अंतर्गत क्या आता है? शेयर आते हैं और बॉन्ड आते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा, कभी सुना हो तो, जैसे कि सरकारी बॉन्ड निकले हैं। ठीक, यदि सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है तो जो सरकारी कंपनियां हैं, इनके जो शेयर होते हैं, इनको सरकार क्या कर देती है? बाहर सार्वजनिक, यानी सार्वजनिक कर देती है, मतलब कि आम जनता में बेच देती है। या फिर खरीदते कौन है? बड़ी बड़ी कंपनियां ही खरीदती हैं। ये जारी किया जाता है आम जनता के लिए, लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो खरीद पाता है, जिसके पास पैसा नहीं होता वो नहीं खरीद पाता। ठीक, अब जैसे कि हमने अभी बीच बीच में कई बार सुना है कि BSNL को आधे से ज़्यादा सरकार ने बेच दिया है। ठीक, इसका कहने का मतलब क्या है? अब मान के चलिए इसके जो शेयर होते हैं, शेयर बेच दिए जाते हैं। शेयर में मतलब कि अब मान लीजिए जैसे BSNL कंपनी है, तो BSNL कंपनी के पूरे देश में जितने ऑफिस होंगे, ऑफिस में जितना फर्नीचर लगा होगा, जितने टावर होंगे, जितने सर्वर होंगे, जितना नेटवर्क होगा, सभी का मूल्य यदि जोड़ लिया जाए तो मान लीजिए इसका कुल मूल्य निकल के आता है 1000 रुपये। ठीक है, हम एक उदाहरण समझ रहे हैं कि सभी जितने ऑफिस हैं, जितने कर्मचारी हैं, सभी का मूल्य कितना निकल के आता है? 1000 रुपये। ठीक है, तो ये BSNL की क्या है? कुल संपत्ति है। ठीक, अब इसके क्या करेगी सरकार को? जैसे और पैसा प्राप्त करना है तो इसकी क्या होगी? बिक्री होगी। अब बिक्री कैसे करती है? इस 1000 रुपये का मूल्य है जो, इसे मान लीजिए सरकार क्या कर देती है? 10 रुपये का शेयर जारी करती है। तो 10 रुपये का एक शेयर यदि निर्धारित करेगी तो 1000 रुपये के कितने शेयर बनेंगे? तो हम 10 से भाग दे देंगे तो कितने शेयर निकल के आएंगे? 100 शेयर। ठीक है, मतलब कि BSNL कंपनी के 100 शेयर हैं। ठीक, कितने शेयर हैं? 100। कितने रुपए के? 10 के। अब यदि BSNL कंपनी को यदि सरकार चाहती है कि हम इसकी 10% हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, 10% हिस्सेदारी क्या कर देंगे? प्रतिभूतियों से क्या करेंगे? विनिवेश कर देंगे। विनिवेश, देखिए एक होता है निवेश, जिससे कि सरकार की संपत्ति बढ़ेगी, मतलब उसका निर्माण किया जा रहा है तो बढ़ेगी। विनिवेश मतलब कि एक प्रकार से उसका जो स्वामित्व होता है वो स्वामित्व बेच दिया जाता है। मतलब हमने जैसे समझा, कुल कुर्सी, मेज, टावर, सर्वर, सबकी कीमत कितनी है? 1000। 10 रुपये के एक शेयर बनाया, 100 शेयर बने। अब 100 शेयर में से यदि क्या कर दे? 10 शेयर सरकार बेच देती है। क्या कर देती है? 10 शेयर बेच देती है। अब मान लीजिए कोई दूसरा ग्रुप है, SBI, उसको खरीद लेती है, या फिर कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी है वो खरीद लेती है, जैसे कि रिलायंस कंपनी उसको खरीद ले, तो क्या होगा? ये जो 10% की हिस्सेदारी है उसमें किसकी हो गई है? अब जिस भी कंपनी ने खरीदा है, SBI ने खरीदा है तो SBI की हो गई है, ना कि उसमें सरकार की रही है। सरकार की कितनी रही है? 90 शेयरों की, और SBI की कितनी हो गई? 10 शेयरों की। तो यहाँ पे जो स्वामित्व है वो बट गया है कि 10% की जो पूंजी है BSNL की, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको बेच सकती है। ठीक है, उसी प्रकार क्या होता है? प्रतिभूतियों से आय प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की ये जो शेयर जो अंश होते हैं उनको प्रतिभूति कहा जाता है, बॉन्ड जो होते हैं उन्हें प्रतिभूति कहा जाता है। इस पर भी एक हम अलग से क्लास करेंगे ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके। ठीक, अभी सिर्फ इतना समझना है कि आय प्रतिभूतियों के माध्यम से भी सरकार प्राप्त करती है, जिसमें क्या किया जाता है? जो सरकारी कंपनियां रहती हैं उनका जो स्वामित्व है वो निजी हाथों में दे दिया जाता है। जैसे अभी कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि जो देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उसे बेचा जा रहा है, सड़कों को बेचा जा रहा है। कई बार मोदी जी की न्यूज आपने पढ़ी हो तो आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। उसमें क्या होता है? विनिवेश किया जाता है। विनिवेश मतलब कि एक प्रकार से जो पूंजी रहती है कंपनियों की, उसके कुछ भाग को या कुछ स्वामित्व को प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है। जैसे कि रेलवे का भी अभी प्राइवेट उसको किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण मतलब कि निजी हाथों में, निजी व्यापारियों के हाथों में कुछ स्वामित्व दे दिया जाता है। ठीक, तो इससे सरकार के पास पैसा आ जाता है और उस कंपनी का संचालन ठीक से होने लगता है। इसके बाद ऋणों की वसूली, इससे भी सरकार आय प्राप्त करती है। कैसे आय प्राप्त करती है? अब देखिए सरकार के कई ऐसे सेक्टर हैं जिनको वह लोन उपलब्ध कराती है, जैसे कि रेलवे हो गया। ठीक है, रेलवे एक अलग से क्या है? विभाग है। इस विभाग के लिए सरकार ने यदि लोन दिया है तो इससे ऋण
वसूलेगी, इससे भी सरकार को आय होगी। ठीक है, ऋण पर ब्याज भी लेगी, इससे भी सरकार को आय होगी। इसके अलावा आपने एक सुना होगा डाक खाता। कौन सा खाता? डाक। ठीक है, डाक विभाग। इसके द्वारा क्या होता है, इसमें कई सारे बचत क्या होते हैं, बचत पत्र और बचत अकाउंट खोले जाते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आपका जो पैसा है उसको बचाकर रख सकते हो। ठीक, अब सरकार को तो आप इस पैसे को कहाँ जमा करोगे, बचत खाते में, लेकिन वो कहाँ पहुंच जाता है, सरकार के पास। सरकार उसका उपयोग कर सकती है, लेकिन उसकी देनदारी रहती है कि हाँ भाई ये व्यक्ति यदि पैसा मांगेगा तो आपको लौटाना है। ठीक है, उसने आपने डाक खाते में जमा किया, लेकिन ये पैसा कहाँ चला गया, सरकार की आय में। ठीक, लेकिन सरकार क्या करेगी, इससे उसकी देनदारी उत्पन्न हुई है, उससे ये एहसास है कि सरकार को ये पैसा आप यदि मांगेंगे तो सरकार को लौटाना पड़ेगा। ठीक, तो ये इस प्रकार की क्या है, आय है सरकार की। एक प्रकार से हमें बस कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, दो कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए। एक पहले वाला ये राजस्व प्राप्ति वाला कि वह प्राप्तियां जिनके द्वारा सरकार की संपत्ति बढ़ती है और कोई देनदारी उत्पन्न नहीं होती। दूसरी वह प्राप्तियां हैं जिनके द्वारा सरकार की जो संपत्ति है वह कम हो जाती है और दायित्व उत्पन्न होते हैं। ठीक, फिर इसके अंतर्गत ये सारी जो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उनका ध्यान रखिए, जैसे कि कर आ गए, इसके बाद गैर कर आय हो गई। तो मैंने सभी को एक एक करके आपको समझा दिया है। अच्छे से आप एक बार पुस्तक में आपकी पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।